तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड एंड साथ-साथ में डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर लेमिना की वजह से, ठीक है? कि आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड आउट करोगे और आपके पास में एक यूनिफॉर्म रॉड होगा तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, इनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? एंड एक चीज़ और ये भी बता दूँ कि यूनिफॉर्म रॉड के लिए, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, उसका एक छोटा-सा हिंट हमने पिछले वाले लेक्चर में दिया था, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है? तभी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा-सा हिंट लिया था कि यूनिफ़ॉर्म रॉड रहेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है? तो चलिए आज इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिफ़ॉर्म रॉड रहेगा, तो देखो 2 केसेस होते हैं, हर चीज़ के लिए 2 से 3 केसेस बना सकते हो आप, ठीक है? जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट के लिए निकालने के लिए बोलेगा, तो आप कम से कम 2 या 3 केसेस बना सकते हो, ठीक है? फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि जो आपका एक्सिस होता है, जिस एक्सिस के थ्रू आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो, वो एक्सिस आपका हो सके तो पहली कंडीशन कि सेंटर ऑफ मास पे मिल जाए, ठीक है? मतलब पहला कंडीशन ये होता है कि आपका एक्सिस सेंटर ऑफ मास से चला जाए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो एक्सिस जो आपकी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली थी, वो किसी एक एंड से चली जाए, ठीक है? एंड अगर कोई डायमीटर वगैरह है, कोई सर्कल वगैरह है, तो उसके हिसाब से फिर डायमीटर के आसपास से लेके जाते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल हमारे पास में एक यूनिफ़ॉर्म रॉड है और रेक्टेंगुलर लेमिना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें आपको 2 कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट निकाला जाता है जब आपका एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे हो एंड सेकंड निकाला जाएगा जब आपका एक्सिस किसी एक साइड पे हो, पर्टिकुलर साइड पे हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे पहले यूनिफ़ॉर्म रॉड का और इसी से ठीक एग्ज़ैक्ट मिलता-जुलता रहेगा रेक्टेंगुलर लेमिना का भी, ठीक है? अब यूनिफ़ॉर्म रॉड में पहली कंडीशन क्या होगी, पहला क्या निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है? सेंटर ऑफ मास। पहला कंडीशन आपके पास में क्या है? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब फाइंड आउट करना है जब आपका एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करे एंड परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? जो भी आपके पास में यूनिफॉर्म रॉड होगी, वो एक्सिस जो आप लेने वाले हो, वो एक्सिस पहली कंडीशन है कि वो सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए एंड दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि वो उस रॉड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है? तो उस केस के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है जब आपके पास में यूनिफॉर्म रॉड होगी। तो पहले क्या करोगे, एक यूनिफॉर्म रॉड तैयार करो। तो यूनिफॉर्म रॉड देखो ऐसे बनता है, ठीक है? तो सपोज़ करते हैं ये हमारे पास में एक यूनिफ़ॉर्म रॉड है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म रॉड का मतलब एक सीधा रॉड होगा, ठीक है? ये हमारे पास में यूनिफ़ॉर्म रॉड है और कह रहा है कि सपोज़ करिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको ना, यूनिफ़ॉर्म रॉड है और बड़ा बनाएँगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलो, ये आपके पास में एक यूनिफ़ॉर्म रॉड है जिसका लेंथ लेते हैं L, ठीक है? L लेंथ का आपके पास में एक यूनिफ़ॉर्म रॉड है। अब कोई रॉड वग़ैरह रहती है तो आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि जब कोई रॉड रहेगी या फिर कोई रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर कोई सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर कोई स्क्वायर शेप का ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भैया एकदम बीच में होता है, ठीक है? उसके ठीक सेंटर उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है? उस कंडीशन में। तो अगर आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शेप का फिर ये भी कह सकते हो कि अगर इस शेप में, ठीक है? या फिर आपके पास में एक यूनिफ़ॉर्म रॉड है, तो उस यूनिफ़ॉर्म रॉड का ये एक यूनिफ़ॉर्म रॉड है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म रॉड के लिए आप निकाल रहे हो और रेक्टेंगुलर लेमिना का निकालेंगे ना तो ऐज़ इट इज़ भी वो भी एकदम ठीक ऐसे ही आता चला जाएगा, बस थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेगा। तो सपोज़ करो आपके पास में रेक्टेंगुलर यूनिफ़ॉर्म रॉड है, जिसका लेंथ है L, ठीक है? इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही है, जिसको नाम दे देते हैं O, ठीक है? इसके सेंटर को नाम देते हैं O, जिसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे मिलेगा आपको। दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस यूनिफ़ॉर्म रॉड, ठीक है? अब कह रहा है कि क्वेश्चन आपका ये कि आपको उस एक्सिस को कहाँ से लेके जाना है? सेंटर ऑफ मास से एंड इसके परपेंडिकुलर भी लेके जाना है। इस अ, रॉड के परपेंडिकुलर लेके जाना है। तो परपेंडिकुलर लेके जाने का मतलब इस तरीके से इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस खींचोगे जो इसके परपेंडिकुलर जानी चाहिए। ठीक है? परपेंडिकुलर खींचना है भैया। ठीक है? परपेंडिकुलर जानी चाहिए। ये इस तरीके से आप एक एक्सिस बनाओगे। एक्सिस को कोई नाम दे देना ए एंड बी करके।
ठीक है, नहीं नाम नाम नहीं लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे इस एक्सिस को बनाओगे तो ये आपका जो यूनिफ़ॉर्म रॉड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा, क्योंकि आपने सेंटर से खींचा है तो ये रॉड आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो इस रॉड का एक साइड बनेगा L/2 और एक साइड बनेगा L/2 करके, ठीक है? मतलब इधर वाली साइड जो बनेगी वो पॉज़िटिव L/2 और इधर वाली साइड लेके आओगे तो नेगेटिव L/2, मतलब अगर इसको एक एक्सिस बना लो इस तरीके से करके, है ना? इस तरीके से अगर कोई एक एक्सिस बना लेते हो, जो कि हमको निकालने हमारा हमारा जो मेन काम है ए एंड बी के हिसाब से निकालना है। तो अगर इसको एक एक्सिस बनाते हो तो ये वाली साइड को हम बोलेंगे प्लस L/2 और ये वाली साइड को बोलोगे आप माइनस का L/2 करके, ठीक है? तो ये काम हो गया हमारे पास में। अब अगला काम आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैंने एक चीज़ बताया था, जब आपको किसी पूरे सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पहले काम करो सिस्टम को छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर जो भी उसका सेंटर ऑफ मास आएगा उसको इंटीग्रेट कर लेना, पूरे सिस्टम का निकल जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम का निकालने के लिए क्या करो, इस पे एक छोटा-सा टुकड़ा ले लो, ठीक है? इस पार्टिकल का मतलब इस यूनिफ़ॉर्म रॉड का एक छोटा-सा हिस्सा ले लो, जिसको नाम दे देते हैं हम लोग, जो कि सपोज़ करते हैं इससे x डिस्टेंस पे, ठीक है? एन इसका डिस्टेंस है dx, मतलब dx लेंथ का एक छोटा-सा टुकड़ा उठा लेते हैं इस यूनिफ़ॉर्म रॉड की। इस यूनिफ़ॉर्म रॉड का एक छोटा-सा टुकड़ा लोगे जिसका लेंथ होगा dx, जो कि इस सेंटर ऑफ मास या फिर इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे होगा। तो अब बात आती है कि इनका मास कितना है? क्योंकि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फ़ॉर्मूला होता है mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है? तो पहले तो डिस्टेंस चाहिए होगा, तो अब इस ऑब्जेक्ट को मतलब इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के थ्रू। तो डिस्टेंस हमारे पास में x हो गया, तो डिस्टेंस का तो कोई झमेला नहीं रहा। अब बचा मास, तो इस ऑब्जेक्ट का जब मास निकालने जाओगे, तो मास के लिए क्या करेंगे, तो सपोज़ करेंगे इसका मास है, छोटा-सा ऑब्जेक्ट है तो मास लिखेंगे dm, ठीक है? एंड मास के लिए भी मैंने बताया था कि छोटे से ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इंटू dx। लैम्ब्डा का मतलब मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है? लिख देता हूँ अच्छे से, लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? जब मास पर यूनिट लेंथ की बात करी जाएगी तो उसको दिखाओगे आप लैम्ब्डा से करके, ठीक है? मास पर यूनिट लेंथ को दिखाया जाएगा लैम्ब्डा से, जिसकी वैल्यू क्या होती है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, ठीक है? तो पूरे ऑब्जेक्ट का मास सपोज़ करते हैं m है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल M है, ठीक है? एंड इस पूरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने कितना लिया था L, तो लैम्ब्डा की वैल्यू तो एक ये हो जाएगी m/l करके, जिसको बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ। हर एक लेंथ में, हर एक छोटे से टुकड़े में कितना उसका मास है वो होता है, ठीक है? अब आगे सुनो, अब इस dm की वैल्यू क्या हो गई, लैम्ब्डा इंटू dx, पर यूनिट लेंथ में कितना मास प्रेजेंट होगा वो लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है मास का, तो लिखेंगे अ, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास कितना है। देखो फिलहाल हमने जो मास पर यूनिट लेंथ निकाला है लैम्ब्डा, ये इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए निकाला है कि पूरे ऑब्जेक्ट में जब छोटे-छोटे पार्ट से डिवाइड करेंगे तो उनका लेंथ कितना आएगा, ठीक है? लैम्ब्डा कितना आएगा, वो इसका वैल्यू m/l हो गया, ठीक है? अगली बात, इस छोटे से पार्टिकल का मास हमने क्या लिखा है, लैम्ब्डा इंटू dx, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ठीक है? मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल, उस स्मॉल पार्टिकल का मास कितना होगा, तो लिखोगे लैम्ब्डा इंटू dx। लैम्ब्डा की वैल्यू पुट अप करो, m डिवाइड बाई l इंटू dx। ये फॉर्मूला बनेगा इस छोटे से ऑब्जेक्ट का जो मास लिखना होगा, जिसको हम dm से दिखाएंगे, ठीक है? dm से दिखाएंगे और उसका फॉर्मूला बनेगा m बाई l इंटू dx करके। अब सुनो, मास की वैल्यू मिल गई, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया, या तो लैम्ब्डा dx करके लिखो जिसको हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करा था, या फिर आप m बाई l dx करके लिख लो, हो जाएगा काम। अगली चीज़, अब डिस्टेंस तो हो गया, इस एक्सिस के अबाउट इसका डिस्टेंस कितना हो गया, x, तो आप लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? और जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है तो किसी एक्सिस के थ्रू फाइंड आउट करना होता है, तो इस एक्सिस के थ्रू अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाओगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, ठीक है? अबाउट एक्सिस ए बी लिखते हैं, चलो अबाउट एक्सिस ए बी। अब वो जो ए बी वाली एक्सिस है वो आपका सेंटर ऑफ मास से जा रही है, तो उसको ऐसे करके लिखना ICM, है ना? सेंटर ऑफ मास से जा रही है तो सेंटर ऑफ मास वाले को ICM करके दिखाएंगे। एंड फॉर्मूला क्या बनेगा, अब सुनो, पहली बात हम इस छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए निकालने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस फॉर स्मॉल पार्टिकल के लिए निकालेंगे। देखो पहले स्मॉल पार्टिकल के लिए निकालेंगे, बाद में पूरे लेंथ के लिए निकालेंगे, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी फॉर स्मॉल पार्टिकल, फॉर स्मॉल पार्टिकल, पहले स्मॉल पार्टिकल के लिए निकालते हैं फिर पूरे के लिए निकालेंगे। तो फॉर स्मॉल पार्टिकल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू, ठीक है? सेंटर से निकाले तो सेंटर ऑफ मास, डी आई सी एम क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना है हमारे पास में dm एंड डिस्टेंस कितना है x, तो dm x का स्क्वायर। ठीक है, dm की वैल्यू चाहो तो पुटअप कर लो। तो dm की अगर वैल्यू पुटअप करते हो तो क्या मिलेगा आपको, चलो ICM इज इक्वल टू DICM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा m/l एन dx एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, dm की वैल्यू m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास में आया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल पार्टिकल के लिए है, जिस स्मॉल पार्टिकल को हमने चूज करा था। ठीक है, अब उसका इंटीग्रेशन कर दो तो सारे इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे हमने एक पार्टिकल बनाया तो फिर हो सकता है एक छोटा सा पार्टिकल बना लो, फिर एक छोटा सा पार्टिकल, तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबके लिए इंटीग्रेट कर दो तो वैल्यूज निकल जाएंगी। ठीक है, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखना, तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल रॉड, पूरी रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर होल रॉड जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओगे तो क्या करना होगा, लिखेंगे ICM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DICM। ठीक है, छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दो। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आपको पूरी रॉड के लिए निकालनी है, तो पूरी रॉड का लेंथ कितना है L है, उसमें से हम एक्सिस हमारी कहाँ पे है, एक्सिस हमारी सेंटर पे है। ठीक है, एक्सिस हमारे सेंटर पे और उसके इस साइड पे -L/2 डिस्टेंस है और इस साइड पे L/2 डिस्टेंस, मतलब हमको पूरी रॉड के लिए निकालनी है, क्योंकि आधी रॉड के लिए तो निकालना नहीं, इस साइड के लिए निकालना है और इस साइड के लिए भी निकालना है, पूरी रॉड के लिए निकालना है। तो लेंथ कितना लिखोगे जब इसकी लिमिट्स की बात करी जाएगी, तो पूरी रॉड का लिमिट क्या हो जाएगा, -L/2 + L/2 ऐड करोगे तो टोटल लेंथ L आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे, -L/2 से +L/2 तक, ये इसकी लिमिट तैयार करोगे। ठीक है, अब उसकी वैल्यू पुटअप करो और इंटीग्रेट कर दो, आपका इस सेंटर ऑफ मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, तो इसको मिटाते हैं ना, क्योंकि इनका तो अभी काम नहीं है। चलो अगला काम करते हैं। चलो देखो आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा, ICM इज इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेट करना है -L/2 से +L/2 तक लेके जाएंगे। DCM की वैल्यू कितनी है, DICM की m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दिए तो ये वाली वैल्यूज कांस्टेंट करके बाहर कर लो, m/l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 से +L/2 और इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर एंड dx, एक्स स्क्वायर एंड dx को इंटीग्रेट करना है तो जानते हो सीधा सीधा इसका आंसर आएगा x³/3, मतलब पावर में ऐड करते हैं, पावर से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेट का ये फॉर्मूला होता है, -L/2 से +L/2 तक। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे, एक बारी अपर लिमिट करेंगे, एक बार माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो m/l, ठीक है, इनको बाहर ही रहने दो, पहले अपर लिमिट पुटअप करते हैं, तो अपर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी L³/2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, 2 2 4 इंटू 8, तो 8 इंटू 3 मतलब 24 हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस करेंगे इसकी वैल्यू, माइनस करके लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये माइनस का जब क्यूब करोगे तो माइनस ही बचेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा L³ डिवाइड बाई में फिर से वही 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 ये आएगा। ठीक है, इनकी लिमिट्स पुटअप करने के बाद इनको अब और कैलकुलेट करेंगे तो ICM क्या हो जाएगा, इनको देखो सेम सेम है, ऐड करेंगे तो m/l, ठीक है, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2L³ डिवाइड बाई 24 एंड इनको डिवाइड करोगे तो 12 2 ज़ा 24 एंड ये कैंसिल होगा, तो ये ICM की वैल्यू क्या आएगी, m से मल्टीप्लाई कर दो तो m, देखो ये L से एक L कटेगा तो L स्क्वायर, तो ml² डिवाइड बाई 12 ये बनेगा फॉर्मूला, आपका मेन फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास के लिए, जब यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना हो तो ml² डिवाइड बाई 12 करके। ठीक है, फिर से देखना यहाँ से, पहले अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस है तो क्यूब करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से यही आएगा L³/24, मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, अगली बात, इनको जब ऐड करोगे तो 2L³/24 आएगा, ये L से क्यूब को काटोगे तो स्क्वायर में बचेगा, 2 से 24 को काटोगे तो 12 बचेगा और मल्टीप्लाई कर लो तो ICM की वैल्यू आ जाएगी ml²/12। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब बनता है जब आपको पूछेगा कि यूनिफॉर्म रॉड आपके पास में है, ठीक है, एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, किस कंडीशन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है भैया जब आपका एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे हो और उस यूनिफॉर्म रॉड के परपेंडिकुलर हो,
तब ये फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है। एंड आगे सुनना, अगली चीज हम डिस्कस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेंटर ऑफ मास पे हो गया, तो अगली चीज होती है किसी एक इंड से निकाला जाता है, ठीक है। ये तो काम हो गया, इनका तो अब कोई काम नहीं है, ठीक है, इनको नोट कर लेना। तो अगला डिस्कस करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन इंड, ठीक है, किसी एक इंड से डिस्कस करेंगे। इनका भी कोई काम नहीं है, चलिए। चलो, टॉपिक क्या होगी अगली हमारी, सेकंड इसी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन इंड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, किसी एक इंड से लेके जाना है, ठीक है। अब किसी एक इंड से लेके जाने का मतलब या तो इस साइड से लेके चले आओ या तो इस साइड से लेके चले आओ, तो किसी एक इंड से लेके जाओगे तो इस साइड पे ले लेते, ठीक है। सपोज करते हैं हम यहाँ पे ले लेते इस साइड पे, तो इस साइड पे इसका एक्सिस बनाते हैं जो कि नया एक्सिस बनेगा सी एंड डी करके, ठीक है। इस नई एक्सिस का नाम बनाएंगे हम लोग सी एंड डी करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात, अब सुनना, इस जो हमने साइड वाली एक्सिस बनाई है, अब अगर ध्यान दो तो एक तो तरीका है आपके पास में, कुछ दिख रहा है, परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। चाहो तो आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। एंड जब पैरेलल इसी चीज को ना, जब हम इसको बड़े शेप में बनाते, इस जो हमारे पास में ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, इस यूनिफॉर्म रॉड को जब हम बड़े थोड़ा सा और साइज में बड़ा कर लेते हैं ना, तो उसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। तो सपोज करो अभी हमने जो निकाला था, है ना, अभी जो डेरिवेशन करा था पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है, तो वो आप चाहो तो उसको आप रेक्टेंगुलर लेमिना भी बोल सकते हो, ठीक है। बस हमने शेप थोड़ा सा छोटा रखा था, ठीक है। उसी शेप को जब बड़ा कर देते हैं ना, तो शेप को बड़ा करने के बाद इसका ब्रेथ मतलब इसका ब्रेथ लेते हैं बी करके, एंड डिस्टेंस करके एल लेके, तब फिर उसको सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला वही आता है एम एन स्क्वायर बाई 12 करके। तो आप चाहो तो इसी मेथड से उसी को नाम दे देना रेक्टेंगुलर लेमिना, काम हो जाएगा आपका, ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लेमिना पूछे चाहे यूनिफॉर्म रॉड पूछे, अगर सेंटर से पूछेगा तो अभी जैसे हमने करा था ना, ठीक वैसे करना, आपका रेक्टेंगुलर लेमिना का भी हो जाएगा और सेंटर यूनिफॉर्म रॉड का भी हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज, यही चीज, या फिर ऐसा ही मान के चलो, हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर लेंथ दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए एक ही चीज से काम करती जाएगी, ठीक है। चलो, अब कह रहा है कि आपको किसी एक इंड से पास करवाना है, तो पहला तो तरीका सुनो, पहले हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम बाद में यूज करेंगे, पहला तरीका क्या है जो नॉर्मल तरीका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये बीच वाली कोई लाइन वगैरह नहीं है, ठीक है, ये मान के चलना कि बीच वाली कोई लाइन वगैरह नहीं है, हमारे पास में एक यूनिफॉर्म रॉड है या फिर रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका लेंथ है हमारे पास में एल करके, ठीक। दूसरी बात, इसके साइड पे ये एक एक्सिस है जिसका नाम है हमारे पास में सी डी, एंड इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास है एम। तो उसके बाद हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है, तो क्या करते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा टुकड़ा उठाना होता है। तो हम सपोज करते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट में एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि एक्स डिस्टेंस पे, कैपिटल एक्स डिस्टेंस पे है, जिसका वैल्यू क्या होगा, सेम चीज, जिसका डिस्टेंस है dx एंड मास वगैरह वही होगा, dm इक्वल्स टू लेमडा इंटू dx, एंड ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू एल dx करके। मास तो वही रहने वाला है, मास में कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा लेना है, तो छोटे से टुकड़े का फिर डिस्टेंस वही dx लोगे, एंड उसके बाद छोटे सा ऑब्जेक्ट है, बस ये कर देना है, ये कर सकते हो कि इसको dx कर देना, है ना, dx कर लेना, बस ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अगली चीज बाद में, बाकी अभी सपोज करना कि ये वाली एक्सिस है ही नहीं, है ना, बीच वाली एक्सिस है ही नहीं, ठीक है, ये मान के चलना, क्योंकि बीच वाली एक्सिस लेके चलोगे फिर पैरेलल थ्योरम अप्लाई करने पे सोचोगे कि पैरेलल थ्योरम अप्लाई करके कर दें, उसको बाद में करेंगे, फिलहाल इसी से करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास में बीच वाली लाइन नहीं है, हमने क्या करा, हमारे पास में ये एक रेक्टेंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके एक एंड पे हमारे पास एक एक्सिस है जिसका नाम हमने दे दिया सी डी, एंड इसमें इससे एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया ऐसे करके, जिसका मास है डीएम, ठीक है, लेमडा इंटू डी एक्स करके वही चीज लिखा गई है, ठीक है। बस उसी फिगर को ऐसे बना लेना, ठीक है। चलो, आगे सुनना, अगला काम क्या करना है, अब जब आपको पता है कि जब छोटे से पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे तो कैसे निकालते हैं, तो छोटे से पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो डी आई करके निकालो, क्योंकि अब तो सेंटर ऑफ मास से निकालना नहीं है, तो आप साइड से निकालने मतलब लिखोगे डी आई करके, एंड साथ साथ में वैल्यू क्या आएगी, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब जो डिस्टेंस है आपके पास में वो कितना है, एक्स,
है ना? पहले डिस्टेंस कितना था? स्मॉल एक्स जो कि हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस था। अब हमने ये एक्सिस यहाँ पे बनाई है और डिस्टेंस कितना लिया ऑब्जेक्ट से? वो है कैपिटल एक्स। तो लिखोगे dm इंटू कैपिटल एक्स का स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से dm इंटू कैपिटल एक्स का स्क्वायर। अब dm की वैल्यू हमारे पास में फिर से वही है m/l करके n इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एंड dx भी इसमें साथ-साथ में इन्वॉल्व है। तो इसको dx कर लेना। इस वाले कंडीशन में अब ये dx चलेगा, ठीक है? अब आगे सुनो। अगला काम, अब आप इस पूरे मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को इंटीग्रेट कर दो तो पूरा निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है? अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे? अब आपको पूरे लेंथ के लिए निकालना है, तो अब आपका सेंटर देखो इधर पे है ना? अब एक्सिस यहाँ पे 0 एंड लेंथ कहाँ पे? पूरी लेंथ l। अब इसके साइड पे तो कुछ नहीं है, सब कुछ उसी के आगे ही है, तो सब कुछ सारी वैल्यूज उसके आगे, मतलब सारा लेंथ इसके आगे है, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? l। तो अब इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके l तक। पिछली बार में हम लोग क्या कर रहे थे? सेंटर पे था तो जिसमें आधा हिस्सा आगे था और आधा हिस्सा पीछे था, इसलिए प्लस l/2 से माइनस l/2 करना पड़ा था, ठीक है? वो हो गया था, ऑलरेडी हो गया था, ठीक है? इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि किसी एक एक्सिस के थ्रू जब निकाल रहे हो, किसी एक किनारे से, ठीक है? तो एक एंड से जब निकालने जाओगे तो भैया एंड के इस साइड पे तो कुछ लेंथ वगैरह है नहीं, तो 0 से स्टार्ट करोगे और उसके सारी लेंथ उधर है, तो पूरी लेंथ निकालनी थी, तो हमको पूरी लेंथ हमारी l हमारे पास में, तो 0 से l तक इंटीग्रेट करोगे, बस यही थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। अब इंटीग्रेट कर दो, वैल्यूज़ पुट अप करेंगे, m/l x स्क्वायर dx 0 टू l इंटीग्रेट करेंगे, m/l बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x³ 3 एंड 0 टू l पुट अप करेंगे, ठीक है? इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू पुट अप करने के बाद मतलब समझते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा m/l इंटू l³ 3 माइनस करके 0 वाली लिमिट पुट अप करोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड ये स्क्वायर से स्क्वायर काटो तो i की वैल्यू हो जाएगी ml²/3। दिस इज द वैल्यू फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, या फिर आप कह सकते हो किसी रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए, उस कंडीशन में जब आपके पास में एक्सिस जो आपका है किसी एक किनारे पे रखा गया है, किसी एक इंड पे, वो इंड इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड लेना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्टेंस इधर एक्स लिखना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हमने इसी साइड से पूरा उसको कवर अप कर लिया है, ठीक है? पहला तो तरीका ये था, इस तरीके से निकालना था कि लिमिट आपकी 0 से l करके बाकी सारी कैलकुलेशंस कर लो, ठीक है? दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है? दूसरा तरीका इसका ये है कि आप पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करो, उस थ्योरम अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है? फॉर्मूला देखो यही आएगा फिर से, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है? पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या होता है तो आपको भी पता है, I इज इक्वल टू होता है ICM प्लस MR² होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है इसको तो छोड़ दोगे। अब देखो, अब इसको इन्वॉल्व कर लेना। अब ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास वाली लाइन हो गई, ठीक है? हमको पता है कि ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है, ठीक है? अगली चीज़, जो दूसरी वाली एक्सिस होती है वो उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब पैरेलल ही होनी चाहिए ना। तो दूसरी वाली एक्सिस हमारी ये सीडी वाली जो इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के देखो पैरेलल है, ठीक है? एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना? इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, l/2 करके, याद है? ये l/2 ही इनके बीच का डिस्टेंस है ना? तो हमें क्या चाहिए होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस के थ्योरम में, ICM होता है प्लस करके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस के बीच का भी जो डिस्टेंस होता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अब देखोगे, ये एक सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है और ये साइड वाली एक्सिस है जो इसके पैरेलली, तो इनके बीच का डिस्टेंस l/2 है। तो जो mx² हम लिखते हैं वहाँ पे, जो कि दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है? वो हो जाएगा l/2 का स्क्वायर, माइनस l/2 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर कर लोगे हट जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, ICM प्लस ml²/4, ठीक है? ये बन गया। अब ICM हमने निकाला था, अगर आपको याद होगा, अभी जस्ट निकाला था। ICM हमने क्या निकाला था, ml²/12 करके, है ना? ml²/12, तो वैल्यू पुट अप करेंगे तो ICM की वैल्यू ml²/12, ठीक है? इसकी वैल्यू ml²/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12, ठीक है? एंड ये हो जाएगा ml² प्लस 3 ml² एंड ये हो जाएगा 4 ml² डिवाइड बाई 12। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से डिवाइड करोगे तो 3, फिर से वही आ गया ml²/3 जो अभी हमने निकाला था पीछे,
है ना, जो सेकंड मेथड मतलब पहले मेथड से निकाला था कि ये वाली लाइन हमारे पास में नहीं है और उसके हिसाब से हमने ये x डिस्टेंस मान के निकाला था, तब हमारी वैल्यू आई थी ml² 3। अगर हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम इसी पे अप्लाई कर दें तो और आसानी से निकल जाएगा ml²/3। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास से निकालना हो तो ml²/12, और साइड से अगर आपकी एक्सिस किसी साइड पे रखी हो तो फॉर्मूला होता है ml²/3 करके, ये फॉर्मूला बनता है। फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना भी कह सकते हो इसी चीज को, फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को ना, मतलब ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें आपको रेक्टेंगुलर लेमिना अलग से नहीं करना है, इसी को आप रेक्टेंगुलर लेमिना बना के चलो, क्योंकि हमने जो शेप बनाया ध्यान दोगे तो एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लोगे, काम हो जाएगा। अगर आपसे यूनिफॉर्म रॉड पूछे तो ऐसे ही करते जाओ, और रेक्टेंगुलर लेमिना का पूछे तो इसी शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, बस कैसा करना, दिस, है ना, शेप को थोड़ा सा बड़ा कर देना, रेक्टेंगुलर शेप में बना लेना, बाकी सारी कैलकुलेशन जैसे हम लोग करते जा रहे हैं यूनिफॉर्म रॉड के लिए सारी कैलकुलेशंस वैसे ही करनी है। बस यूनिफॉर्म रॉड जो हम बना रहे हैं, बस फर्क ये कि हम उसको रेक्टेंगुलर शेप में बना के लेके चले, इसलिए हमारी कैलकुलेशन सेम आ जाएंगी। ठीक है, बाकी और कोई काम धाम नहीं करना। अगली चीज एक और, लास्ट इसकी एक और टॉपिक हो सकती है। देखो, यूनिफॉर्म रॉड रहेगा तो दो ही टॉपिक्स पूछ के छोड़ देगा। ठीक है, एक एक्सिस के किनारे पे पूछेगा और एक सेंटर ऑफ मास पे पूछेगा। रेक्टेंगुलर लेमिना के केस में एक और टॉपिक बढ़ा देता है। वो टॉपिक क्या बढ़ाता है, तो उसमें ये होता है कि देखो, पहली तो सेंटर ऑफ मास पे, दूसरी किसी एक इंड से, तीसरी होती है कि पैरेलली हो जाए, है ना। इसके पैरेलल, जैसे हमने एक एक्सिस बनाई थी लास्ट में, ऐसे पैरेलल करके बनाई थी, तो अगर एक एक्सिस इसके पैरेलली ऐसे बनाया जाए, ठीक है, तो इनका जो सेंटर बनेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब एक एक्सिस ऐसी लोगे जो सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कैसे करना है देखो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास and perpendicular to the center of mass, to the center of mass। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जाना तो चाहिए और सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर भी होगा। ये तीसरी टॉपिक बढ़ती है इसमें, रेक्टेंगुलर लेमिना के केस में, कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसमें जो एक्सिस होंगी वो सेंटर ऑफ मास से तो जानी ही चाहिए, एंड साथ साथ में सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है, और परपेंडिकुलर कैसे होगा, एक लाइन तुम्हारे पास में पहले से सेंटर ऑफ मास वाली ये थी, ठीक है, जिसको हम लोग अगर हम चाहें, अब देखो इनका तो कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसको मिटा लो। ठीक है, ये एक्स वाली का कोई काम नहीं है अभी, इनको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इनका कोई काम नहीं है। अब सुनना, अ, इन लोग का भी कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली है। चलो, ये एक्सिस आ रही है, तो अब कह रहा है कि आपके पास में एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब एक एक्सिस, इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो वाई, एंड एक एक्सिस ऐसी बनानी है जो कि जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इस तरीके से होगा, जो सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर, मतलब हर एक लाइन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास, एंड ऑल्सो कह सकते हो, ऑल्सो ऑल द एक्सिस, ऑल द टू एक्सिस। ठीक है, आपके पास में जो अदर टू एक्सिस होंगी उनके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वैसे एक एक्सिस लेना है, तो वैसे एक एक्सिस सिर्फ वही बनेगी जो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और जेड एक्सिस आपकी जानते हो सीधा सीधा ऐसे होती है। ठीक है, एंड ऐसे जब कोई तीन एक्सिस आपके पास में मिल जाए, तो आपको याद होगा भैया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस जब आपके पास में तीन तीन हो, एक्सिस परपेंडिकुलर हो, तो आप परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हो। एंड इस केस में अगर आप परपेंडिकुलर थ्योरम फाइंड आउट करोगे तो कैसे निकलेंगे, वैसे आंसर कैसे निकालोगे, सुनना। तो आगे लिखोगे बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है भैया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आपकी जो दो एक्सिस होंगी एक्स एंड वाई, उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम करिए, तो जो तीसरी मोमेंट एक्सिस होगी जेड वाली, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला बनता है हमारे परपेंडिकुलर थ्योरम का। ठीक है, अब कह रहा है कि एक एक्सिस आपकी एक्स वाली है, तो एक्स के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो हमको मिला था, देखो वाई के अबाउट निकालोगे और एक्स के अबाउट निकालोगे तो वैल्यू सेम सेम ही आने वाली है। ठीक है, कैसे आएंगी सेम सेम, देखो एक्स के अबाउट निकालोगे तो वो आएगी ml²/12, वाई के अबाउट मतलब इसके अबाउट जब हमने निकाला था तो वो आई थी ml² 12 करके। ठीक है, ये वाली आईसीएम वाली याद है,
तो ये आईसीएम वाली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वैल्यू आएगी ml² एक्स एक्सिस के थ्रू जब निकालने जाओगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है, ml² करके। बस काम क्या रहेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करोगे तो आंसर फिर से वही आएगा ml² करके। अब पूछ रहा है कि इनको ऐड करो तो iz की वैल्यू निकल जाएगी। तो तीसरी एक्सिस को निकालने के लिए कह रहा है इस वाली एक्सिस के हमारे, मतलब ये तीसरी एक्सिस है, ये मार्कर जो देख रहे हो ना, ये तीसरी एक्सिस हमारी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर निकालना है। तो iz की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा ml² प्लस ml² कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2ml² एंड 2 से डिवाइड करोगे तो 6, ये हो जाएगा ml²/6 करके। तो जो तीसरी एक्सिस बनेगी हमारी ये वाली, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/6 करके, मतलब iz जो z वाली एक्सिस होगी, उस z वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/6, एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, और अगर कोई एक्सिस किसी किनारे पे खड़ी हो जाए, मतलब किसी एक एंड पे रहे, तो उस टाइम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3 करके। तो इन तरीकों से आप चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब आप परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल थ्योरम को अप्लाई करके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, एंड डायरेक्टली चाहो तो भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, तो डायरेक्टली के लिए याद होगा, जब पैरेलल थ्योरम अप्लाई करें तो इस ऑब्जेक्ट को हमने इधर पे रखा था, है ना, एंड पी बना के उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लिए थे, फिर हमने आर डिस्टेंस करके ऐसे आर डिस्टेंस बनाया गया था और आर की वैल्यू निकाली गई थी। तो चाहो तो अलग अलग करके निकालो, या फिर जो हमने थ्योरम्स पढ़ रखे हैं डायरेक्टली अप्लाई कर दो, है ना। तो वैसे निकालने से अच्छा जो थ्योरम्स हमने पढ़ा है उस पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये थ्योरम्स भी बनाए गए कि आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो, बार-बार आपको ये सारा कैलकुलेशंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका रेक्टेंगुलर लेमिना एंड यूनिफॉर्म रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनको नोट करिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, ठीक है।